अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। दुनिया की एविएशन की तारीख और फ़िज़ाई सफ़र के हवाले से आज का दिन एक बदतरीन और अफसोसनाक दिन साबित हुआ। आज दोपहर को भारतीय शहर अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा AI 171 टेक ऑफ के फ़ौरन बाद 1 मिनट के अंदर हादसे का शिकार होकर क्रैश कर गया और करीब मौजूद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरकर तबाह हो गया और तैयारे का ज़्यादातर हिस्सा जलकर राख बन गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे के नतीजे में तैयारे में सवार 242 में से सिर्फ एक मुसाफिर मौजाना तौर पर जिंदा बच गया है। बच जाने वाले मुसाफिर का नाम विश्वास कुमार है, जो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विश्वास कुमार खुद चलकर एम्बुलेंस की तरफ जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक विश्वास कुमार ने इमरजेंसी गेट से बाहर छलांग लगाई थी। मुसाफिर का बोर्डिंग पास भी सामने आ गया है, जिसमें विश्वास कुमार नाम लिखा हुआ है और इसका सीट नंबर 11A है। विश्वास कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सब कुछ बहुत अचानक हुआ, सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। मेरा भाई भी तैयारे में था, मैं उठा और भागना शुरू कर दिया। किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। इसके अलावा क्रैश की जगह पर मौजूद कई दीगर अफराद के हलाक होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक जिस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर तैयारा गिरकर तबाह हुआ, उसके कम से कम 50 मेडिकल के तलबा उस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा तैयारा जलकर राख होने से लाशों की शनाख्त का अमल भी मुश्किल होता जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक DNA सैंपल्स के जरिए लाशों की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। आज क्रैश होने वाले बोइंग कंपनी के इस तैयारे का मॉडल बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, जिसे काफ़ी महफूज करार दिया जाता है, क्योंकि ऑपरेशनल होने के बाद गुज़िश्ता 14 बरसों में इस तैयारे को कोई हादसा पेश नहीं आया था। ताहम शिकायत ज़रूर सामने आई थी, जिसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयर इंडिया के ज़ेर इस्तेमाल बोइंग 787 ड्रीम लाइनर तैयारा आज सुबह ही पेरिस से दिल्ली आया था, फिर दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था और फिर वहां से भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 1:38 पर 242 मुसाफिरों और अमले के अफराद को लेकर इस तैयारे ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी और फ़ौरन बाद ही तैयारे से मेडे की कॉल आई और फिर खामोशी छा गई और कुछ लम्हों बाद तैयारा आबादी में गिरकर तबाह हो गया और बाद में खबर सामने आई कि तैयारा जिस बिल्डिंग से टकराया था वो मेडिकल कॉलेज हॉस्टल था। BBC की टाइमलाइन के मुताबिक इंडिया के मकामी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे मुसाफिर तैयारा रनवे पर मौजूद था और उसकी रफ्तार 0 नॉट्स थी। दिन 1:34 पर तैयारे ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और रनवे पर दौड़ते हुए उस तैयारे की रफ्तार 10 नॉट्स थी। दिन 1:38 पर तैयारा फ़िज़ा में 625 फीट तक बुलंद हुआ और उस वक्त उसकी स्पीड 174 नॉट्स थी और इसी मौके पर तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया और चंद लम्हों बाद तैयारा हादसे का शिकार हो गया। एयर इंडिया के बयान के मुताबिक 242 मुसाफिरों और अमले के अफराद में से 169 अफराद भारतीय शहरी हैं, 53 अफराद बरतानवी शहरी हैं, 7 पुर्तगाली शहरी हैं, जबकि एक मुसाफिर कैनेडियन है। जबकि मरने वालों में भारतीय रियासत गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी शामिल हैं। तैयारा हादसे की दर्दनाक तफसीलात और वीडियो सामने आ रही हैं। यानी शाहिदीन के बयानात भी सामने आ रहे हैं। एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा रनवे से उड़ान भरने के बाद कैसे हादसे का शिकार हुआ, इस हवाले से भारतीय मीडिया में 2 एंगल से वीडियोस भी दिखाई जा रही हैं। तस्वीरें आई हैं इस वक्त अपने दर्शकों को। अतुल हम दिखा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। अतुल, प्लेन टेक ऑफ करता है और उसके बाद फौरन, मतलब जैसा कि यात्री भी बता रहे हैं, अभी तो कल्पना भी करना मुश्किल है कि देखिए इस तरह से ये विमान गिरा अचानक। देखिए अचानक इसका डिसेंट शुरू हो जाता है और उसके बाद से मतलब वो घड़ी जब दिल दहला देने वाला हादसा हो गया और ये इतना बड़ा विस्फोट वहां पर होता है। ये अलग अलग एंगल से अब जो फुटेज है उसमें दिखाई दे रहा है कि विमान टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ के बाद ये बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता है। अभी तो मुझे लगता है कि जो एयरपोर्ट का परिसर है उससे निकले ही थे और उसके फौरन बाद अचानक ये हादसा वहां पर हो गया। ये देखिए ये टेक ऑफ करता है, बहुत ज्यादा हाइट अटेन नहीं किया है और मुझे लगता है कि इसके बाद से ही मेडे कॉल कैप्टन सुमित सबरवाल ने कर दिया होगा और उसके बाद से विमान कैसे ये देखिए नीचे गिर जाता है, डिसेंट शुरू हो जाता है। मतलब और जो दूरी थी वो उसकी रफ्तार को देखते हुए लगभग 55 सेकंड लगे हैं विमान को मतलब डिसेंट करके और सीधा क्रैश करने में। ये देखिए मतलब सेकंड्स में आप गिन सकते हैं। ये टेक ऑफ कर रहा है और उसके बाद नीचे आने लगा और उसके बाद तो आग का बड़ा सा गोला दिखाई देता है। उसी बीच आग का गोला बनने से पहले ऐसा प्रतीत होता है कि विमान का एक हिस्सा एक बिल्डिंग में घुसता चला गया और वो दीवारों को चीरता हुआ जाकर उधर अटक गया और जो हिस्सा नीचे पहुंच गया वो सेकंड्स में आग के
गोले में तब्दील हो गया। ये मतलब आप समझ सकते हैं, अभी तक जो हम आपको वीडियो दिखा रहे थे उसमें साइड से दिख रहा था, लेकिन अब ये हिस्सा यहाँ से दिखाई दे रहा है। बहुत मुश्किल है कल्पना भी करना कि किस तरह की स्थिति रही होगी। मतलब ऐसा लगता है कि कैप्टन सुनील सबरवाल को बहुत वक्त नहीं मिला कि वो मेडे कॉल करने के बाद भी उनको कुछ सहायता मिल सके, क्योंकि बहुत कम उड़ान पर विमान था। तुरंत वो डिसेंड करता है, नीचे गिर जाता है, क्रैश होता है, आग का एक बड़ा सा गोला दिखाई देता है और फिर काले धुएं का एक गुबार, जिससे पूरे देश में एक संदेश डर और भय का दे दिया, बड़े अनहोनी की आशंका लोगों के मन में पैदा कर दी। और ये मलबे की तस्वीरें भी उस आशंका को भारी कर। वीडियोस में भी देखा जा सकता है कि हादसे के बाद तैयारे को आग लग गई है और आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इसके अलावा जाए बकुआ की सूरत हाल और तबाहशुदा जहाज का मलबा भी दिखाया जा रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट जो है उसने 1:38 को उड़ान भरी थी, जो कि क्रैश हुई है। पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा रहा है। जेसीबी मशीन के माध्यम से जो भी दीवार यहाँ पे तोड़ने की जरूरत पड़ रही है उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि प्लेन में जो 242 लोग सवार थे, अगर उसमें से कोई भी जख्मी है तो उसे तुरंत ही निकाल कर उनका रेस्क्यू किया जाए। फिलहाल आप फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ी है उसे भी देख पा रहे हैं। पानी छाट कर जो भी आग लगी है उसे बुझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। मेरे आसपास की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। एयर इंडिया का ये प्लेन था और लंदन के लगभग 240 मुसाफिर इसमें शामिल थे। और आप देख पा रहे हैं जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं, प्लेन जब क्रैश हुआ तो प्लेन के जो भी अलग अलग हिस्से हैं वो यहाँ पर टूट के गिरे हुए हैं। और लगातार यहाँ पे एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जितनी जल्द लोगों का रेस्क्यू हो पाए और लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। लोगों की जो सुरक्षा है उसे प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ पे बीएसएफ समेत एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एयरफोर्स की जो टुकड़ियां हैं उसे यहाँ पे भेज दिया गया है। कमांडो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और खास करके प्राथमिकता यही है कि तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा सके। और किस प्रकार का ये बेहद ही डरावना हादसा है, जो लोग यहाँ पे घायल हुए हैं प्लेन क्रैश में, उनको तत्काल यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल, जो कि एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल है, वहाँ ले जाकर उनको सुरक्षित उनका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। जिस वक्त एयर इंडिया का तैयारा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया था तो उस वक्त मेडिकल स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। हादसे के बाद की वीडियोस में सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। छोड़ने का भी वक्त नहीं मिला और सामने नहीं आ पाए। इसके अलावा डॉक्टर एसोसिएशन के चीफ पैटर्न ने कहा है कि दिन का वक्त था इसलिए लोग कम थे और अमवात कम हुई, वरना ज़्यादा अमवात हो सकती थी। इसी तरह इन्हीं शाहिदीन भारतीय मीडिया से बात करते हुए तैयारा हादसे का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। घर में बैठा था, एकदम से आवाज आया, भूकंप जैसा लगा। बाहर आया तो धुआं मालूम नहीं था मेरे पेरेंट केस हुआ, ऐसा मालूम नहीं था। फिर यहाँ पे आए फिर मालूम था। यहाँ आके क्या देखा आपने? यहाँ के केस हुआ है, बॉडी बहुत सारी पड़ी है। मैंने देखा कि आवाज जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। हाँ, उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है। इसके अलावा 2 बरतानवी शहरियों की एयरपोर्ट पर गपशप करते हुए वीडियो भी सामने आई है, जिसमें दोनों बरतानवी शहरी तैयारे में सवार होने से पहले मुल्क वापस जाने पर खुशी का इजहार कर रहे थे। We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank 10-hour flight back to England. Going back happily calm.
इब्तिदाई तौर पर हादसे की वजूहात का तयन नहीं किया गया है, ताहम ये मालूमात ज़रूर गर्दिश कर रही हैं कि दोनों पायलट्स को फ्लाइंग का काफ़ी तजर्बा था। साथ ही एयरक्राफ्ट भी जदीद मॉडल का था और आज से पहले बोइंग के इस मॉडल के किसी भी तैयारे को कोई हादसा पेश नहीं आया। एविएशन एक्सपर्ट और सहाफ़ी ताहिर इमरान मियाँ के मुताबिक एयर इंडिया ने इस एयरक्राफ्ट को बोइंग कंपनी से 31 जनवरी 2014 को हासिल किया था, जबकि 14 दिसंबर 2013 को इस तैयारे की पहली फ़्लाइट थी। लिहाजा ये एयरक्राफ्ट 11 साल पुराना था, जो बहुत मुनासिब है। इसके अलावा पायलट का 8,200 घंटे और मावन पायलट का 1,100 घंटे का फ्लाइंग तजर्बा था। हादसे की तहकीकात होना भी बाकी है, मगर इस हादसे से बोइंग कंपनी की साख पर मज़ीद सवालात उठ गए हैं। तैयारा बनाने वाली अमेरिका की बोइंग कंपनी हालिया बरसों में हादसात की वजह से क्राइसिस का शिकार रही है, मगर उसका तैयारा 787 ड्रीम लाइनर महफूज तरीन तैयारा समझा जाता है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड महफूज तरीन रहा है। 2011 में यह जहाज़ ऑपरेशनल हुआ और इसके बाद से आज तक इस जहाज़ को कोई हादसा पेश नहीं आया। दुनिया भर की एयरलाइंस के पास 1100 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो रोज़ाना 520 एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं। एयर इंडिया के पास 34, ब्रिटिश एयरवेज़ के पास 41 और वर्जिन अटलांटिक के पास 17 ड्रीम लाइनर्स हैं। और गुज़िश्ता दिनों जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने कतर का दौरा किया तो कतरी हुकूमत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग की तारीख की सबसे बड़ी डील की, जो 96 अरब डॉलर्स की लागत से 210 एयरक्राफ्ट खरीदने की थी और इन 210 जहाज़ों में से 130 787 ड्रीम लाइनर। इसके अलावा सऊदी अरब और बरतानिया ने भी ट्रंप से ट्रेड डील के लिए बोइंग कंपनी के जहाज़ खरीदने के मुआहदे किए हैं। जनवरी से बोइंग कंपनी के शेयर्स की कीमत 25% बढ़ चुकी है, मगर आज इस हादसे के फ़ौरन बाद कंपनी के शेयर्स की कीमत प्री ट्रेड में ही 8% गिर गई थी। मार्केट खुलने के बाद भी 5% नीचे रही। बोइंग कंपनी के 787 ड्रीम लाइनर को 2011 से ऑपरेशनल होने के बाद कोई हादसा तो नहीं पेश आया, मगर जो एयरलाइंस इस जहाज़ को इस्तेमाल कर रही थी उन्हें इस जहाज़ के इंजन के हवाले से कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस जहाज़ के हवाले से तहकीकात भी की और कुछ जहाज़ों में लिथियम इयन बैटरीज के बाइस इलेक्ट्रिकल फायर के वाक़यात और गुज़िश्ता बरस लेटम एयरलाइंस की परवास के दौरान अचानक डाइव करने के वाक़े की तहकीकात भी की गई। 2013 में कुछ अरसे के लिए इस 787 ड्रीम लाइनर को ग्राउंड कर दिया गया था और फिर कंपनी ने इन मसाइल को हल किया, मगर पिछले साल कंपनी के एक विसल ब्लोअर ने दुनिया भर में 787 ड्रीम लाइनर्स को ग्राउंड करने का मुतालबा किया, मगर बोइंग ने अपने इस साबिक इंजीनियर के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्हें अपने जहाज़ों पर मुकम्मल एतमाद है। गुज़िश्ता साल बोइंग के साबिक मुलाजिम, विसल ब्लोअर और इंजीनियर ने अमरीकी कांग्रेस के सामने बयान में बोइंग के खिलाफ गवाही दी थी और बोइंग के 787 प्रोग्राम पर सवाल उठाए थे। मैं बोइंग के ही अपने डाटा का तज्जिया करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कंपनी 787 प्रोग्राम की मैन्युफैक्चरिंग में शॉर्टकट्स इख्तियार कर रही है, जिससे जहाज़ की सेफ्टी बहुत हद तक कम हो जाएगी और इससे जहाज़ की लाइफ साइकिल भी कम हो जाएगी। 2013 के बाद 787 प्रोग्राम में बहुत से मसाइल सामने आए हैं। जहाज़ की असेंबली के मेजर जॉइंट्स में हज़ारों गैप्स को सही तरीके से पुर नहीं किया गया। असल में बोइंग डिफेक्टिव जहाज़ बना रही है। मैंने बार बार अपने सुपरवाइजर और बोइंग की मैनेजमेंट को बताया कि 787 में गैप्स को सही तरीके से पुर नहीं किया जा रहा है। 29 जहाज़ों के डाटा का तज्जिया करने के बाद मैंने ये दरियाफ्त किया कि 98.7% दफ़ा ऐसा हुआ कि जहाज़ों में जो गैप्स मौजूद थे उन्हें स्पेसिफिकेशन के मुताबिक पुर नहीं किया। मैं फिर दोहराऊंगा कि 98.7% दफ़ा गैप्स को स्पेसिफिकेशन के मुताबिक पुर नहीं किया गया। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं कंपनी में 3 साल तक ये मसाइल उठाता रहा, मगर मुझे नज़रअंदाज किया गया और मुझे कहा गया कि प्रोडक्शन में ताख़ीर का बाइस न बनूं। मुझे शटअप कॉल दे दी गई। एक मौके पर बोइंग की इंतज़ामिया मुझसे इतनी बेजार आ गई कि उन्होंने मुझे 787 प्रोग्राम से ही हटाकर 777 प्रोग्राम में मुंतकिल कर दिया। मगर 777 प्रोग्राम में भी मैंने बहुत से मसाइल देखे। मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों को जहाज़ के पीसेस पर कूदते हुए देखा ताकि उन्हें अलाइन किया जा सके। मैंने एक दफ़ा फिर मैनेजमेंट के सामने ये मसाइल उठाए, मगर मुझे साइडलाइन कर दिया गया और मुझे खामोश रहने का कहा गया। मुझे धमकियां तक दी गईं। मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि जो बात तुमने की है अगर किसी और ने की होती तो मैं उसे कत्ल कर देता। गुज़िश्ता 14 बरस में दुनिया भर की तमाम बड़ी एयरलाइंस ने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ख़रीदा है, क्योंकि कहा जाता है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर है, शोर भी कम होता है। आम बात है कि आज से पहले बोइंग कंपनी के 787 ड्रीम लाइनर को तो कोई हादसा पेश नहीं आया, मगर इस कंपनी के 737 मैक्स को हादसा पेश आए हैं। और गुज़िश्ता महीने बोइंग ने 2018 में इंडोनेशिया और 2019 में इथियोपियन एयरलाइन के 737 मैक्स तैयारों के क्रैशेस में 346 अफराद मारे जाने के वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल करते हुए प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए $1.1 अरब की अदायगी की
हामी भरी थी। ये दोनों एयर क्रैशेस 5 माह के फ़र्क से हुए, मगर दोनों की नौयत एक जैसी थी और दोनों में ही बोइंग का 737 मैक्स तैयारा क्रैश हुआ था। अक्टूबर 2018 में इंडोनेशिया में जकार्ता से उड़ान भरने वाला जहाज़ टेक ऑफ के 13 मिनट बाद ही समंदर में गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें तमाम 189 अफराद मारे गए थे। और फिर मार्च 2019 में इथोपियन एयरलाइन की फ्लाइट टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही इथोपिया के दारुल हुकूमत में गिरकर तबाह हो गई थी और उसमें सवार तमाम 157 अफराद मारे गए थे। और दोनों एयर क्रैशेस की वजह फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की खराबी थी, जिसकी जिम्मेदारी बोइंग कंपनी पर आई और पिछले महीने ही कंपनी ने $1.1 अरब के जुर्माने की हामी भरी। और अब एयर इंडिया के जेर इस्तेमाल बोइंग कंपनी का 787 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के फौरन बाद ही भारतीय शहर अहमदाबाद में क्रैश हो गया है। और सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि परवाज के फौरन बाद महज 625 फीट की ऊंचाई से जहाज जमीन पर आ गिरा। बरतानिया के 53 शहरी इस तैयारे पर सवार थे। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर ने अहमदाबाद तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर अपने बयान में लिखा कि कई बरतानवी शहरियों को लेकर लंदन आने वाले तैयारे को अहमदाबाद में पेश आने वाले हादसे के मनाजिर दिल दहला देने वाले हैं। जू सूरत हाल वाज़ेह हो रही है, मुझे इस बारे में मुसलसल आगाह रखा जा रहा है और मेरी दुआएं इस मुश्किल और तकलीफदेह वक्त में मुसाफिरों और उनके अहले खाना के साथ हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक बरतानवी मीडिया रिपोर्ट में बरतानवी माहिरीन का कहना है कि जहाज़ की वीडियो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रनवे पर जहाज़ की वो स्पीड नहीं थी जो उसे टेक ऑफ के वक्त दरकार होती है। जहाज़ का रुख ऊपर और रफ्तार तेज़ होनी चाहिए थी, लेकिन यह हमवार परवाज़ की तरह दिखाई दे रहा था। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि जहाज़ के फ्लैप्स टेक ऑफ के वक्त जैसे होने चाहिए वीडियो में वैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहाज़ के टेक ऑफ के वक्त हवा के दबाव का मुकाबला करने के लिए फ्लैप्स को जितना फैलना चाहिए था उतना नहीं फैले थे। अब जाहिर है ये सारे तज्ज़िये हो रहे हैं। अहमदाबाद तैयारा हादसे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया है। हादसे के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर सोसाइटी ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ पाकिस्तान नसीम अहमद साहब। नसीम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है जब तहकीकात होंगी तो तफसीलात भी सामने आएंगी कि हादसे की क्या वजूहात थी, मगर ऑन द फेस ऑफ इट बहुत सारे तज्ज़िये हो रहे हैं। कुछ ये कहा जा रहा है कि जी स्पीड इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। इसके अलावा फ्लैप्स के हवाले से बात की जा रही है। ज़ाहिर है टेक्निकल मामला आप बेहतर समझते होंगे। आपको लगता है कि ये जहाज़ का फेलियर ज़्यादा दिखता है या क्या आप समझ रहे हैं? शुक्रिया शाहजेब साहब। देखें, बिल्कुल सुबह से आपने अभी जो तज्ज़िया पेश किया और ख़ासतौर पर बोइंग एयरक्राफ्ट का आपने तज्ज़िया पेश किया वो काफ़ी नॉलेज वाला है। लेकिन देखें, इसमें जितने भी सुबह से मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स, ख़ासतौर पे वो पायलट्स जो इस जहाज़ को उड़ाते रहे हैं और इत्तेफाक से एक इंस्ट्रक्टर पायलट को भी मैं सुन चुका हूँ। देखें, मैं हमेशा जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं मैं आपको दो बातें कहता हूँ। देखें, इस किस्म की एमरजेंसीज जो कि एक्सीडेंट पर ख़त्म होती हैं वो बहुत कम होती हैं। अक्सर मुकामात पे एमरजेंसीज होती हैं और क्रू जो एक या दो पायलट्स हों वो किसी ना किसी तरीके से अपनी महारत से, अपनी हाजिर दिमागी से, अपनी प्रैक्टिस से, अपनी ट्रेनिंग की वजूहात की वजह से उस मुश्किल सूरत हाल से जहाज़ को और पैसेंजर्स को बाहिफाजत निकाल लेते हैं। तो यही फ़र्क है इस एक्सीडेंट में और वो बहुत सारे ऐसे हालात जिनमें पायलट्स इसी जहाज़ पे गए होंगे, सिमिलर कंडीशंस पेश आई होंगी। तो ये जो फ्लैप्स की बातें हो रही हैं, स्पॉयलर्स की बातें हो रही हैं, लैंडिंग गियर की, स्लैट्स की, ये तमाम सरफेसेस अपनी अपनी जगह पर प्रॉब्लम लैंडिंग टेक ऑफ में दे सकती हैं। जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो अपनी अपनी जगह अलग अलग तो सही है। और सब जब आप देखते हैं, जब आप वीडियो देख रहे हैं, आपको ये एक स्मूथ टेक ऑफ लग रहा है? क्योंकि टेक ऑफ बिल्कुल लगता है और अचानक जहाज का गिर जाना ये एक आपके ख्याल में एक प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम थी। ये आप क्या समझ रहे हैं इसको देख के, क्या हुआ होगा? बहुत कम थी। ये जहाज तो 1 मिनट से कम टाइम में गिर रहा है। दूसरा, इस जहाज की स्पीड नजर आ रहा था जिसको हम स्टॉल कहते हैं, यानी एक एयरक्राफ्ट नॉर्मली टेक ऑफ करता है और हवा में बुलंदी उसकी होती चली जाती है। किसी भी वजह से अगर वो बुलंद नहीं हो पा रहा होता है और जहाज नीचे आने लग जाए, हम टेक्निकल टर्म्स में उसको स्टॉलिंग कहते हैं, यानी वो किसी भी वजह से ऊपर नहीं उठ पा रहा। इसकी बहुत सी वजूहत होती हैं। इंजन फेल होना, पावर ना होना, या जिन सरफेसेस की हम बात कर रहे हैं सुबह से और एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि जहाज को ऊपर जाने के लिए बहुत सारी अपने सरफेसेस होने चाहिए, मैक्सिमम एरिया होना चाहिए ताकि उसकी लिफ्ट बढ़े। तो अगर वो लिफ्ट कम हो जाए, बेशक पावर हो, तब भी जहाज स्टॉल कर सकता है। इसमें ये चीज़ें नज़र तो आ रही है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अहम जो चीज़ है वो ये सवालात हैं कि देखें
एयर क्रू, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो एयर क्रू होता है इसकी जो ट्रेनिंग डे 1 से होती है, जब ये पायलट्स स्टूडेंट पायलट्स कहलाते हैं, कि इमरजेंसी हो, इंजन फेल हो जाए तो इन्होंने जहाज को कैसे रिकवर करना है, ये इनकी नंबर 1 इमरजेंसी है। बाकी इमरजेंसी बाद में आती है। अब देखना यह है कि जब इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हुई, चाहे वो इंजन की हुई, चाहे एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स की हुई, ये 2 ही चीजें हैं। अगर ये 2 चीजें हों तो पायलट जहाज को उड़ा सकता है। देखना यह है कि इन पायलट्स की ट्रेनिंग, इनकी रिस्क मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, इनका माहौल, इनकी आपस की कोऑर्डिनेशन कितनी बेहतर थी कि उन्होंने कितनी जल्दी, देखें मे डे की कॉल तो उन्होंने जब दी है कि जब वो मुकम्मल मायूस हो गए। इससे पहले क्या होता रहा है, जो पिछले अगर 43 सेकंड की फ्लाइट है, जो मैंने कहीं से अंदाजा लगाया है, अगर ये 43 सेकंड टेक ऑफ, तो टेक ऑफ से पहले रनवे पे 1 मिनट जहाज दौड़ता है, उससे पहले जहाज का ये तमाम चीजें चेक करते हैं। तो इनको किस स्टेज पे या सिस्टम्स ने जो वार्निंग्स होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन जहाज़ों में, जिन्हें हम हाई टेक कहते हैं, पायलट्स की माजी की गलतियों को मद्देनजर रखते हुए बेशुमार वार्निंग सिस्टम्स हैं। मसलन लाइटों का जलना, रेड लाइट का जलना, आवाजें आना, तो ये इन्होंने डिटेक्ट करने में अगर डिटेक्ट करने में देर की है तो इनकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी, मतलब क्योंकि पैनिक लेवल बढ़ जाएगा, मतलब जदीद एक्शन डिले हो जाएगा। जदीद जहाज था, आपके ख्याल में ये पॉसिबिलिटी और एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे कि, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि अगर कोई भी ऐसी साइन आ जाए और अगर मॉडर्न जहाज हो तो टेक ऑफ अबाउट कर देते हैं वो, या फिर लैंडिंग में भी अगर उन्हें नज़र आ जाए कि जी सेफ लैंडिंग नहीं हो पा रही है तो नहीं कर रहे होते। तो आपके ख्याल में इतने कम टाइम में ये हो नहीं सकता था कि ये रनवे पर उन्हें ना अंदाज़ा हुआ हो या कोई साइन ना गया हो और फिर पायलट्स ने जो टेक ऑफ है उसको कैंसिल ना कर दिया? देखें शाहजेब, आप ना पायलट हैं ना इंजीनियर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं और हम दोनों मिलके जिन व्यूअर्स के लिए हम बात कर रहे हैं उन्हें बात समझा पा रहे हैं। यही कैच है सारा कि देखें रनवे पे जहाज की जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, एक ख़ास स्पीड से पहले उन्होंने अबॉर्ट करना होता है अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, और उस स्पीड के बाद उन्हें पता है कि अब प्रॉब्लम में है, हम शदीद प्रॉब्लम में, लेकिन अब हम इस स्पीड को क्रॉस कर चुके हैं, अब हमने टेक ऑफ करना है और दोबारा लैंड करना है। ये तो एक मुकम्मल तस्वीर पेश आ गई। अब देखना यह है कि इन्हें अपनी इमरजेंसी, कोई डिफेक्ट, कोई मिस्टेक, कोई किसी किस्म की वार्निंग्स को कैच करने को किस लम्हे ने पता चला। अब अगर इन्हें देर हो गई है तो यहाँ डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैदा होती है कि पायलट फ्लाइंग ने क्या फैसला करना है, पायलट नॉट फ्लाइंग उसे क्या एडवाइस करता है, और ये जो टेक ऑफ रन है ये तो बहुत क्रिटिकल है ना। देखें आपने फुल पावर पे जहाज को छोड़ दिया है। सो सारी चीज़ इस इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेशंस डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे वो देखेंगे कि DFDR और CVR से उन्हें क्या चीज़ सबसे पहले, क्या इंडिकेटर्स एयरक्राफ्ट सिस्टम्स ने पैदा किए थे जिनको ये डिटेक्ट करने में या फील करने में, अपना एक्शन लेने में डिले कर गए, और अब इनके पास टेक ऑफ के अलावा कोई चारा नहीं था। बट डिफेक्ट ऐसा था कि पावर लूज हो रही थी और क्रैश हो गया बदकिस्मती। बहुत शुक्रिया नसीम साहब, इस हवाले से प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। क्या इसराइल ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है? जो खित्ते में तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो अपने सिफारत खानों के हवाले से खित्ते में इकदाम कर रहा है अमेरिका, उस हवाले से खदशात बढ़ रहे हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल इस वक्त इंतहाई कशीदा है और ये खबर सामने आ रही है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए तैयार है। जब कल खबर ये सामने आई तो उसी वक्त बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ। ब्रेंट ऑयल की कीमत बहुत अरसे बाद $70 फी बैरल से क्रॉस कर गई, जबकि किसी भी हमले की सूरत में ईरान भी भरपूर और गैर मामूली जवाब देने का ऐलान कर रहा है। अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का इंदिया दे रहा है और खित्ते में कशीदगी बढ़ने के इन खदशात के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता में अमरीका के सिफारती हमले से मुतालिक अहम पेशरफ्त सामने आई है। कल पहले ये खबरें आई
कि अमरीकी वजारत खारजा और वजारत दिफा ने मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक से गैर ज़रूरी अमले की रवानगी के इंतजाम शुरू कर दिए हैं, जिनमें इराक़ में अमरीकी सिफारत खाने को जुज़वी तौर पर खाली करने समेत कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों के अहले खाना की रज़ाकाराना तौर पर अमरीका वापसी शामिल है। इसके बाद कल एक तकरीब के दौरान जब अमरीकी सदर ट्रंप से मशरिक़ वस्ता से अमरीकी अमले के इनखला का सवाल हुआ तो उन्होंने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि उन्हें वहाँ से इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि वो जगह ख़तरनाक हो सकती है। इस दौरान जब ट्रंप से ईरान से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। Could you provide an update on Iran? We're hearing reports that U.S. personnel are being moved out of the region within striking distance. Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But they are been. We've given notice to move out, and we'll see what happens. Is there anything that can be done to dial the temperature down in the region? They can't have a nuclear weapon. Very simple. They can't have a nuclear weapon. We're not going to allow that. अब से कुछ देर पहले ट्रंप ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मैं तनाज़े से बचना चाहता हूं, लेकिन ईरान को वो चीज़ें देना होंगी जो वो नहीं देना चाहता। मैं वो शख्स हूं जिसने अमेरिका को जंगों से बचाया है। ईरान पर इसराइली हमले से मुतालिक ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं कहूँगा कि इसराइली हमला फौरी होने वाला है, लेकिन यह मुमकिन है। बात बिल्कुल सादा है, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। इससे पहले कल बरतानवी बहरिया ने एक गैर मामूली एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी का बहरी जहाज़ों पर असर पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बरतानवी बहरिया की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि उन्हें इस बात की इतला मिली है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई है, जो फौजी कार्रवाइयों में इजाफे का सबब बन सकती है और इसका बराह रास्त असर बहरी जहाज़ों पर पड़ सकता है। इसलिए बहरी जहाज़ों को हिदायत दी जाती हैं कि वो खलीज अरब, खलीज ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से एहतियात के साथ गुजरें। अमरीका और बरतानिया की गैर मामूली इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब इस बात के इम्कानात बढ़ गए थे कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए तैयार है और यह हमला जल्द हो सकता है। हसन अब्बास साहब, प्रोफेसर, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन, माहिर बिन अल-अक़वामी उमूर, जो इन मामलात पर नज़र रखते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हसन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। खित्ते में अचानक बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ख़बर कि इसराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका इराक़ में अपना जो सिफारत खाना है उसे जुज़वी तौर पर खाली कराने की तैयारी कर रहा है। बहरीन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात से अमरीकी फ़ौजियों के अहले खाना को वापस बुलाने का फ़ैसला। आपको लग रहा है ये एक प्रेशर टैक्टिक है कि ईरान राज़ी हो जाए मुआहदे के लिए, या वाकई अमली तौर पर अब इसका ख़तरा नज़र आ रहा है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसका बैकग्राउंड ये है कि इजराइल तो कम से कम पिछले 15-20 बरस से उसका फोकस ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम रहा है और इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान कभी भी जो इनरिच्ड यूरेनियम का उनका पूरा प्रोसेस है और जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के सिलसिले में भी उन्होंने पेशरफ्त की थी बहुत सालों पहले। इजराइल चाहता था कि ईरान कतन उस तरफ कामयाबी हासिल ना कर सके, तो ख़तरा तो ये बहुत ज़माने से था और अब ये ख़तरा ज़्यादा यकीनन है, लेकिन उतनी ही उम्मीद नेगोशिएशन से भी है, क्योंकि जितनी JCPO जो हुआ था, आप जानते हैं प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में अमेरिका और ईरान के दरमियान, अब उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन इस जगह पे पहुंचा है कि अब अमेरिका ईरान के साथ ये डील करना चाहता है। इसकी मिसाल मैं आपको दो चीज़ें दूंगा इसके लिए। एक तो बड़ा मशहूर इंटरव्यू है, टकर कार्लसन अमेरिकन एक पॉडकास्टर है, पहले CNN पे होते थे, उनका स्टीव विटकॉफ के साथ एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू है, वो वेब पे मौजूद है, जिससे ये बड़ी बात जाहिर होती है कि अमेरिका के अंदर भी ये बड़ी सख्त डिबेट है कि क्या अमेरिका एक फ़ौजी महाज पर इस मसले को हल करने की कोशिश करे या पीस डील के ज़रिए करे। अब क्योंकि अमेरिका के अंदर ये डिबेट बहुत ज़ोरदार तरीके से हो रही है और एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो चाहती है कि जंग ना हो, तो इजराइल चाहता है अपनी जगह पर कि जो उनकी पिछले 15-20 साल से पॉलिसी थी कि वो ईरान को कतन न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी के करीब ना होने दें। उन्हें पता है कि शायद उनके पास वेपन नहीं है और वो वेपनाइजेशन की तरफ नहीं गए, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी कैपेसिटी ही डेवलप ना हो कि वो कभी भी सोच सकें न्यूक्लियर वेपन के बारे में। तो ये ट्रायंगल है, ये अमेरिका, इजराइल और ईरान का ट्रायंगल है। इसमें क्योंकि नेगोशिएशंस अपने बड़े एक क्रिटिकल स्टेज पे दाखिल हो गई हैं, तो तमाम जो अहम ताकतें हैं बशमूल ईरान के और अमेरिका के और इजराइल के, वो अपना अपना फाइनल मैसेजिंग कर रहे हैं। ईरान ने पिछले हफ्ते ही अनाउंस किया, इस बारे में आखिरी बात
ईरान ने अनाउंस किया था कि उनके पास कोई इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बड़ी अहम मालूमात और डॉक्यूमेंट सामने आए जो उन्होंने रिलीज भी किए हैं। वल्लाह आलम के वो उस कितनी हकीकत है और कितने डीप हैं, लेकिन ये दोनों अतराफ से मैसेजिंग हो रही है। अमेरिका ने इजराइल को फिलहाल मुझे लगता है मेरी ज़ाती राय में बिल्कुल उनको रोका हुआ है कि आपने कोई एक्शन नहीं करना और कोई इनिशिएटिव या कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना जिससे अमेरिका के इंटरेस्ट खतरे में पड़ जाएं, क्योंकि अमेरिका एक ग्लोबल पावर है, इजराइल उसका बहुत अहम इत्तेहादी है, लेकिन अमेरिका के अपने इंटरेस्ट जो है सिक्योरिटी के, मिडल ईस्ट में पीस के हवाले से वो डोमिनेंट रोल इख्तियार कर चुके हैं। लिहाजा ये ट्रायंगल और ये कह लें कि ऊंट किस करवट बैठता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि ईरान और अमेरिका की फाइनल नेगोशिएशन यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में कहाँ जाती है। उस बारे में सिर्फ एक बहस का इशू है। ईरान ये कहता है कि हम बम नहीं बनाना चाहते, हमारे आयतुल्ला खामेनाई जो है उन्होंने फतवा दिया हुआ है, हमारे लिहाज से मज़हब के ख़िलाफ़ है कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएं, लेकिन हम इनरिच यूरेनियम करना चाहते हैं और वो उसमें उस हद तक पहुंच गए हैं जहां अगर वो चाहें तो वो बम बना सकते हैं। और इजराइल ने अमेरिका को कन्विंस किया है कि आप सिर्फ इनसे नेगोशिएशन ना करें कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कितने % होगा, आप इनसे मुकम्मल तौर पे यूरेनियम को इनरिच करने की कैपेसिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को पूरी तौर पे डिसमेंटल कर दें। ये अब बहस है, इसमें हर जो पावर सेंटर है वो कोशिश कर रहा है कि उसकी बात मानी जाए, इसलिए आपको इंस्टेबिलिटी लग रही है। हो सकता है 3-4 दिन में ये बात एक बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में चली जाए। अच्छा, और ये मुझे बताइएगा कि हालिया अरसे में जो ईरान की प्रॉक्सीज थी, अब चाहे हसन नसरुल्लाह साहब को मार दिया गया लेबनान में, हमास के चीफ तो ईरान में मौजूद थे, वहाँ पर टारगेट किया इस्माइल हनिया को, शाम में देखा गया कि जो हुकूमत थी बशार अल असद की उसका खात्मा हो गया। क्या इन तमाम चीज़ों ने कॉन्फिडेंस दिया है इसराइल को कि वो ईरान को इस वक्त न्यूट्रलाइज कर सकता है? जी बिल्कुल, वो बड़े एग्रेसिव मोड में हैं। वो जैसे हम देख रहे हैं उनकी अपने अंदर भी जो वेस्ट बैंक या गाज़ा में पॉलिसी है वो भी आज से 10-15 साल पहले ऐसी नहीं थी जितनी खौफनाक हद तक वो एक एग्रेसिव पोस्चर इख्तियार कर चुकी है। लेकिन ईरान यकीनन पहले से वीक है और ईरान के बारे में जो उनके तहादी भी थे, इराक में जो उनके बाज़ मलेशियाज़ उनके साथ थे या लबनान में या बाकी जगहों पर, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल में हैं और उनको बड़ा सख्त नुकसान पहुंचा है, तो ईरान अब अपने अंदर अकेला खड़ा है उस लिहाज से। और बल्कि ये बहुत सा क्रिटिसिज्म भी है लबनान में और बाकी मकामात पर कि ईरान ने अपने जो इत्तेहादी ग्रुप से उनके या उनके स्पॉन्सर्ड ग्रुप से या उनके एलाइज थे, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको तो आगे कर दिया और उनको जानी नुकसान भी हुआ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुए। लेकिन जब ईरान अब डायरेक्टली ईरान पे बात आई है तो ईरान नेगोशिएट करने में बहुत सा कॉम्प्रोमाइज़ दिखा रहा है। तो ये एक प्रेशर ईरान के ऊपर भी है। ईरान के लिए अब कोई जो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी थी वो मौजूद नहीं रही। और एक इसमें 2 फैक्टर्स अहम हैं ईरान की पॉलिसी समझने के लिए। एक तो इंटरनल प्रेशर, उन पे इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आम ईरानी जो है वो चाहता है कि ये जो जंगो जदल और ये जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी है दूर हो। इसीलिए जो ईरान के वजीर खारजा हैं उनका वॉशिंगटन पोस्ट में एक ऑप-एड आया और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा कि ये तो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ईरान में, आप इन्वेस्ट करें। ये एक बड़ी मैसिव चेंज थी। कभी ईरान ने पिछले रेवोल्यूशन के बाद 1979 के बाद अमेरिका को नहीं कहा कि आप हमारे पास आके बात ही कर लें। अब उन्होंने कहा आप आएँ और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो कम्पीट करना चाहते हैं रियाद के साथ, दोहा के साथ, यूएई के साथ। तो एक तो ये स्ट्रेटजी है, क्योंकि एक रिलेटिवली मॉडरेट फोर्स है जो इस वक्त इलेक्शन जीत चुके हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईरान के अवाम को, जो कह रहे हैं कि हम अब जंग या कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। दूसरा जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खामेनाई, उनके दफ्तर की ट्रांजिशन की बातें भी हो रही हैं उम्र के हवाले से, बाकी भी किसी वक्त भी कोई इमरजेंसी हो सकती है, आम हालात में भी वो ट्रांजिशन के करीब है। उसमें ट्रांजिशन क्या हो सकती है, कौन और उनके सक्सेसर हो सकते हैं, उनकी पोजीशन क्या होगी। एक तो ये प्रेशर भी बहुत ही स्ट्रांग है और दूसरा प्रेशर अमेरिका का एक इंटरेस्ट डिफरेंट हो गया है। अमेरिका में आपको मिसाल देता हूँ, 2008-2010 तक 13 मिलियन बैरल रोजाना ऑयल इंपोर्ट करता था, डेली 13 मिलियन बैरल्स। आज अमेरिका बहुत ही उसका अशर अशीर भी नहीं है जो इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपना जो तेल था वो निकालना शुरू कर दिया और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अमेरिका के अब स्टेक्स
मिडल ईस्ट में वो ऑयल रिलेटेड नहीं रहे, अब वो इकोनॉमिक रिलेटेड है। तो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है कि कोई ऐसी जंग हो जिससे वो सारी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो शक में पड़ जाए, और अमेरिका को अपने ऑयल का मसला नहीं है, लिहाजा उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो ये फैक्टर्स ज़हन में रखना भी ज़रूरी है। मुझे ये भी बताएगा कि एक जो ज़ाहिर खतरा रहता था वो ये कि ईरान पर हमला होगा तो ईरान रिटेलिएट तो करेगा। अब ईरान अभी भी कह रहा है कि ये होगा तो फिर हम भरपूर जवाब देंगे। हालिया दिनों में ये ज़रूर हुआ कि इस्माइल हनिया हसन नसरुल्लाह का बदला लेने के लिए अगर ईरान ने इसराइल पर मिसाइल्स फायर किए तो वो कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो क्या ये कॉन्फिडेंस भी है इसराइल में कि रिटेलिएशन की उतनी इस्तात नहीं है ईरान की? जी, इसमें दो बातें। एक तो जब ने भी ईरान ने रिटेलिएट किया पिछली दफ़ा तो वो अनाउंस था, और उस वक्त अमेरिका के इत्तेहादी जो हैं तमाम अरब ममालिक, जॉर्डन ख़ास तौर पे, सऊदी अरेबिया, बाकी ममालिक जो उस रीजन में हैं, वो वहाँ पे अमेरिका की बेसेस हैं, उनके अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और जो एक आयरन डोम है या जो मिसल एंटी मिसल टेक्नोलॉजी है वो जब पूरी तरह से तैयार हो तो फिर ईरान की कैपेसिटी बहुत महदूद है, क्योंकि वो एक मुल्क नहीं 10 मुल्क हैं जो मिसाइल्स आते हैं उनको रोकने के लिए उनकी कैपेसिटी है। इजराइल की अपनी भी बहुत कैपेसिटी है। लेकिन इसके बावजूद हम ये जानते हैं कि ईरान ने सुपरसोनिक मिसाइल भी बनाए थे, वो उन्होंने इस्तेमाल भी किए। अब ये क्योंकि ऐसी सीक्रेसी का वर्ल्ड होता है, दुनिया है, इसमें ये नहीं बाज़ दफ़ा पता लगता कि जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का रिसेंटली हुआ कि कोई बहुत सेंसिटिव जगह हिट हुई या नहीं हुई। लेकिन ईरान ये कह रहा है, जिसे हम कहते हैं ईरान का वो मुहावरा है जिसके हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ईरान ये कह रहा है कि अगर इजराइल ने हम पे हमला किया तो अमेरिका की जो बेसिस हैं कुवैत में, सऊदी अरब में, बहरीन में, ये तमाम करीब ममालिक में हम उन पर अटैक करेंगे, जो एक लिहाज से सुसाइडल मिशन भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की बेसिस पे आप हमला करेंगे तो फिर अमेरिका अपनी पूरे आबोताब के साथ आपके पास आएगा। तो लेकिन ये थ्रेट वो दे सकते हैं, और अमेरिका के लिए ये फिर एक एविडेंस है कि वो इजराइल को कहे कि देखें आप हमारे सारे इंटरेस्ट को जेपरडाइज कर रहे हैं, हम आपके इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना चाहते। तो लिहाजा अमेरिका इजराइल को पूरी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि ये सारी कन्वर्सेशंस, डायलॉग कंप्लीटली फेल हो जाता है, तो उस वक्त फिर ईरान को ये देखना होगा कि क्या उसके कोई रीजन में जो अरब ममालिक हैं वो ऊपर से जो कह रहे हैं वो दोस्त, उन्होंने पूरी कोशिश की है, ये क्रेडिट देना चाहिए। सऊदीज ने भी कोशिश की। मोहम्मद बिन सलमान की पिक्चर है जो लीडिंग ईरान के IRGC के हेड हैं, उनकी मिलिट्री के लीडर्स हैं, उनकी कम्युनिकेशन पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। चाइना ने भी उसमें रोल प्ले किया था, सऊदी ईरान जो ख़राब ताल्लुकात थे उनको ठीक करने में। तो अब ये रीजन क्या कहता है, क्योंकि रीजन का रोल आप पहले से बहुत ज़्यादा अहम हो गया। सऊदी अरब, बहरीन, UAE के बेहतरीन ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। सऊदियों के ताल्लुकात बिल्कुल शुरू होने लगे थे, बिल्कुल एक पॉइंट पर रुके में। ये ममालिक इजराइल को क्या मैसेज देते हैं कि देखें हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि ईरान वेपन नहीं बनाएगा। इस वक्त जो रीजनल इंटरेस्ट है मुसलमान ममालिक का जो रीजन में है, जो अमेरिका के तहादी भी हैं, उनका रोल अब उन पे मुनसर है कि क्या जो कुछ वो बज़ाहिर कह रहे हैं दिल में भी और अंदर खाने भी वो ही कह रहे हैं, या कोई मुख्तलिफ बात है जो हमारी नज़र से ओझल। अच्छा, और अभी एक और टॉपिक पे आपसे बात करते हुए, पाकिस्तान का डेलीगेशन अमेरिका में था, आपकी खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी मुलाकात हुई। उसके बाद भी बहुत तेज़ी से ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। भारत की तरफ से एक भरपूर कैंपेन चलाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान को वही के एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, मगर वहाँ से ओवरऑल एक मस्बत जवाब अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो इतलात आ रही हैं वो ये कि 250वां यौम तासीस है वहाँ पर, उस पर बुलाया जा रहा है अमरीकी फ़ौज का। और इसके अलावा सेंटकॉम के चीफ ने पाकिस्तान के किरदार की बड़ी अहम बात की कि जो यहाँ पर ISS खुरासान है उससे लड़ाई के लिए, और जो अभी तक भी अचीवमेंट हुई है उसमें पाकिस्तान के किरदार के हवाले से ये तक कहा कि लाजमी नहीं कि हमें भारत से दोस्ती रखनी है तो पाकिस्तान से नहीं रखनी है, हमें साथ चलना चाहिए। ये इन डेवलपमेंट्स के हवाले से क्या कहिएगा? एक तो पिछली बात से इसको मैं मुंसलिक करता रहूँगा, जो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में एक बेहतरी आ रही है या एक कुछ आप देख रहे हैं, इसका ताना बाना भी कुछ हद तक ईरान के मामले से मिलता है।
बस मैं इस पर इतना ही कहूँगा, ये ईरान से डिसकनेक्टेड नहीं है जो कुछ पाकिस्तान, इंडिया और ये सब कुछ में हो रहा है, ये भी समझना होगा। जहाँ बिलावल भुट्टो साहब का आपने कहा और पूरी टीम, उनका बड़ी शानदार कंट्रीब्यूशन रही। बिलावल साहब ने, तो मैं ये भी कहूँगा, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने आपके प्रोग्राम का और मेरी आपकी जो कन्वर्सेशन है उसका ख़ास जिक्र किया इस बारे में, और बड़े अप्रिशिएट किया जो हमने आइडियाज़ डिस्कस किए थे, तो आपका भी शुक्रिया। जो डेलीगेशन था पाकिस्तान का, उसके बारे में सिर्फ एक बात कि वो तमाम थिंक टैंक्स में गए, बहुत से लोगों को यहाँ पे मिले, और मेरा ख्याल है कि वो अपना मैसेज देने में कामयाब हुए बहुत हद तक। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इसको अपने डिप्लोमेटिक ज़राए के ज़रिए, फॉरेन ऑफिस के ज़रिए, अपनी एम्बेसी के ज़रिए इस मोमेंटम को कंटिन्यू कैसे रखेगा। उनके ऊपर अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन इसमें एक नई जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है पाकिस्तान के नज़रिए से, वो ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं या ला चुके हैं अमेरिका में इस वक्त, और पाकिस्तान के, हमें जो सुनने आए अमेरिकी ज़राए से कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ भी जो हैं जनरल आसिम मलिक, वो भी साथ उनके तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस भी मुलाकातें बहुत अहम होंगी, और मिलिट्री कमांड टू मिलिट्री कमांड भी बड़ी अहम होगी। जो जनरल कुरेला का आपने जिक्र किया, वो बड़ी अहम बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दर्जनों दैश के, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को मारा है, और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और 5 बड़े लोगों को, हमें आज से पहले तो सिर्फ पता था एक, वो जिस बंदे को पकड़ के दिया था, वो उन्होंने कहा कि 5 बड़ी अहम टेररिस्ट को पकड़ा है, और इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन है। और अफगानिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें भी पाकिस्तान बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है। उनकी बात से ये तासुर मिला। अब इससे मानी ये हैं कि एक तो जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर यहाँ पे हैं, तो उनकी मुलाकात सेक्रेटरी रूबियो से भी होगी, यहाँ सुनने में आया है। उनकी मुलाकातें बड़े अहम मिलिट्री कमांडर्स से भी सबसे होंगी। उसमें काउंटर टेररिज्म सर फहरिस्त होगा, और उसमें मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप भी होगा। लेकिन आप ये ज़हन में रखिए कि अमेरिका में ये बात समझी जाती है, और बहुत हद तक दुरुस्त है, कि पाकिस्तान के चाइना से बहुत करीबी रवाबित है। और बल्कि जो डेलीगेशन था पॉलिटिकल, इनसे भी एक बड़ी अहम मीटिंग में जब सवाल किया गया कि आप तो बिल्कुल चाइना के एलाय हैं और हर चीज़ आपकी चाइना के साथ है, तो उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका वेपन दे तो हम बड़ी खुशी से लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इनके जो ट्रेनिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी बड़ी लॉन्ग टर्म मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, और वो बड़े आपस में कम्युनिकेट अच्छी तरीके से करते हैं, इक्विपमेंट के ज़रिए भी और अपनी स्ट्रेटजी के ज़रिए भी, और डॉक्ट्रिन भी जो है इनके आपस में, वो एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं। इस बारे में मज़ीद क्या बात होगी, ये बड़ी अहम बात है। इंडियन हेडलाइंस आएंगी, ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ वहाँ पे हैं, इसको एक तरीके से देखा जाएगा। इसमें मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस कोऑपरेशन अफगानिस्तान से और दैश के बारे में ये सर फहरिस्त होगी, और शायद ईरान भी ज़ेर गौर आए, और जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसमें पाकिस्तान का पोस्चर। लेकिन आखिरी बात, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये ख़ास तौर पर इन सारी बातों के बाद, कोऑपरेशन के बाद, स्पेशल रिक्वेस्ट की जाएगी कि अब आप इंडिया के साथ अपने रवाबित को बेहतर करें, आप रीफ्रेम करें सिचुएशन को, और अमेरिका इसमें मदद करने के लिए तैयार होगा अगर इंडिया पाकिस्तान पीस प्रोसेस जो है वो दोबारा अपनी पटड़ी पर आता है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर असर अब्बास की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।